हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी अधिकारी एकेडमी में। आज चूँकि हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का चूँकि जो एक मेन मुद्दा है कि कहाँ से कैसे पढ़ें और कम से कम समय में पढ़ें ताकि हमारा क्वेश्चन बीटअप हो सके। लोग हमेशा परेशान रहते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी बड़ी पढ़ें, क्योंकि बहुत सी बुकें आती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण बुक है एम लक्ष्मीकांत, जो एक यूनिक बुक है, लेकिन उसकी मोटाई को देखकर लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कितनी मोटी बुक को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए खासकर मैं उसके शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जितने चैप्टर्स के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड कोशिश करूँगा। अगर 8 क्वेश्चन आए तो 8 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसी से आए जहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है, आप लोग का सपोर्ट है, बस यही चाहिए। बाकी आज मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ आपका प्रस्तावना, जो पहला चैप्टर है आपके भारतीय संविधान में। कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना नहीं पढ़ा जाता, प्रस्तावना में क्या पढ़ा जाता है, लेकिन देखा जाता है कि प्रस्तावना से भी क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। यूपीपीसीएस आरओ में जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। तो प्रस्तावना से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको हम लोग देख पाएँ, उसके बारे में आज कुछ हमने पॉइंट्स लिखी हैं। बाकी इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनेगा जिससे संपूर्ण प्रस्तावना को हम देख पाएंगे। लेकिन आज जो हमने बनाया है या जो राइट किया है उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कुछ लोग एम लक्ष्मीकांत को देखते हैं तो पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से ऐसी बातें हैं, लोग उसको समझते हैं, सोचते हैं कि प्रस्तावना में बस इतनी ही बातें, उसके बाद उसमें क्या पढ़ना और कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन बहुत ईजी है। और उसी बातों को छाट कर मैं देखा हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रेमबल प्रस्तावना हो गया, तो प्रस्तावना की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम वहाँ से क्वेश्चंस को देख पाए। कुछ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स को देखा है। शॉर्ट ट्रिक्स को देखा तो शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने 2 तरह से ट्रिक्स देखा है। एक हो गया SSSDR, अर्थात ये 5 पॉइंट्स का जो नाम हमने लिखा है SSDR, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे हमने कहा एक यह सिद्ध हो गया संपूर्ण प्रभुत्व, अर्थात सॉवरेन की बात, कि क्या भारतीय संविधान में सॉवरेन शब्द यूज है। संपूर्ण प्रभुत्व यानी एक संपूर्ण प्रभुत्व यानी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के अंदर लोगों के पास है, अर्थात देश के बाहर हो चाहे देश के अंदर हो, जो निर्णय लेने की क्षमता है वो संपूर्ण प्रभुत्व के माध्यम से ही है। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व शब्द क्या भारतीय प्रस्तावना में है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पर समाजवादी शब्द हो गया, सोशलिस्ट पंथनिरपेक्ष शब्द हो गया, सेकुलर्स और लोकतंत्रात्मक अर्थात डोमेस्टिक, और उसके साथ साथ गणराज्य। कुछ ऐसे 5 पॉइंट जो है वो भारतीय संविधान में उल्लिखित है और जो प्रस्तावना में उल्लिखित, और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं क्या इन शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ चीज़ है कि इसको याद कर लेना है कि ट्रिपल एस डी आर का मतलब हो गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर्स एंड डोमेस्टिक एंड रिपब्लिक। इन 5 पॉइंट्स को याद रखना है कि आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। उसके साथ ही साथ हम जेलफ मतलब JALEF, अर्थात ए से तो कुछ नहीं, बस साइलेंट बस बनाने के लिए ऐसा किया गया है, बट जेलफ को याद रखना है। जेलफ का मतलब क्या हो गया, जे से हो गया जेलफ, एल से हो गया लिबर्टी एंड ई से हो गया इक्वलिटी और एफ से हो गया फ्रेटर्निटी, अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अर्थात ये 3 तरह की जो भी बातें हैं, और खासकर बंधुता को ले लिया जाए तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने अधिकार हैं। तो लोग अधिकारों को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कितने अधिकार हैं। तो वास्तविकता आज हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 अधिकार हैं, और कैसे 10 अधिकार हैं उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे नंबर 1 न्याय को लेकर बात करें, अर्थात जेलफ में जे अर्थात जस्टिस, न्याय को लेकर बात करें तो हमारे भारतीय प्रस्तावना में हमारे पास 3 प्रकार के न्याय हैं। एक सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक हो गया। इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है वो 3 प्रकार के न्याय हो गए, अर्थात यहाँ 3 काउंटेबल हो गए न्याय को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये 1917 की रूसी क्रांति से यह भारतीय संविधान में इंक्लूड है। तो इसलिए अभी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो न्यायिक व्यवस्था है, खासकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ये मुख्यतः कहाँ से लिया गया है, तो ये 1917 की रूसी क्रांति से अपनाया गया है। और वहीं पर सबसे पहले यहाँ पर अपनाया गया है, तो उसके बाद भारतीय संविधान में अपनाया गया है। उसके बाद हो गया स्वतंत्रता, लिबर्टी, अर्थात लिबर्टी क्या है कि विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, उपासना, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है।
कौन कौन? लोगों के सोचने की क्षमता हो गई, अभिव्यक्ति, अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, या विश्वास की बात, या किसी धर्म को मानना, साथ ही साथ किसी धर्म की उपासना की बात हो। अर्थात इस 5 प्रकार के हम स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। अर्थात 3 या 5 या 8 हो गया। ठीक है, यह हमारे 1988 से 99 के बीच में फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, अपनाया गया है। और वहीं पर समता की बात करें तो समता हमारे पास 2 तरह से है, एक हो गया प्रतिष्ठा की, एक हो गया अवसर। ये प्रतिष्ठा और अवसर यानी कुल मिला के आपने देखा कि 3 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया और 2 यहाँ, टोटल अधिकारों की संख्या हो गई 10। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि कितने प्रकार के न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समताएं हैं, जिससे यह भी क्लियर हो गया कि समताएं कितनी, न्याय क्या है क्या। उसके साथ साथ बंधुता की बात करें, भाईचारे की बात करें तो भाईचारे में भी फ्रेटर्निटी की बात करें तो गरिमा और राष्ट्र की एकता के लिए लोग आपस में अखंडता को सुनिश्चित करें, अर्थात भारत को बांटे नहीं बल्कि भारत को बांध कर रखे और एक दूसरे का सहयोग करते हुए रखे। कुछ ऐसी बातें भी हमारे भारतीय प्रस्तावना में कहा गया है। साथ ही एक नोट पॉइंट में लोग बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष का शब्द का प्रयोग है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चंस बहुत बारंबार आते हैं कि क्या भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वास्तविकता धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में कोई अंतर नहीं, लेकिन वास्तविकता जो शब्द का प्रयोग किया गया वो शब्द है पंथ निरपेक्ष, न कि धर्मनिरपेक्ष। इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी हैं, जैसे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यहाँ लिख दिया है। क्या है भाई कि प्रस्तावना को शुरू करने वाला पहला देश कौन है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना को शुरू करने वाला पहला देश कौन है, तो हमने देखा कि भाई कौन सा देश है भाई, अमेरिका। सबसे पहला देश अमेरिका है, इसने प्रस्तावना को शुरू किया। और आप ये जानते भी होंगे कि भारत ने बल्कि पूरे विश्व में सबसे पहले संविधान को लिखने का काम या संविधान को लागू करने का काम अगर किसी देश ने किया तो अमेरिका ही नहीं किया है। ठीक है, तो प्रस्तावना की बात आए, शुरू करने की बात आए तो अमेरिका के ऊपर तुरंत जाएगा। बाकी प्रस्तावना का अर्थ आप जानते ही हैं, प्रस्तावना का अर्थ होता ही है कि संविधान का परिचय पत्र, अर्थात किसी व्यक्ति को जानना है तो उसका एक परिचय जरूरी है। उसी तरह से संविधान को जानना है तो संविधान के बारे में जानने से पहले हमको उसका परिचय पत्र जानना अर्थात प्रस्तावना जानना है। ठीक है, अब संविधान में यह संविधान का पहला पत्र है, तो संविधान का पहला पत्र चूंकि प्रस्तावना को कहा गया है तो कभी कभी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि किसने संविधान को पहला पत्र, या पहला पत्र का मतलब प्रस्तावना को पहला पत्र किसने कहा है। तो यहाँ पर N.A. पालकीवाला जी थे, इन्होंने संविधान को पहला पत्र कह दिया। तो कभी कभी ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, इसलिए इस बात को भी दिमाग में रखना है। और इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है 5वें पॉइंट्स पे कि भाई प्रस्तावना की बात हम बारंबार कह रहे हैं, तो प्रस्तावना को यहाँ पर लाने की जो व्यवस्थाएं हैं खासकर वो किसके माध्यम से है। सोचने की बातें तो हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे क्या, लेकिन यहाँ लाने की जो बातें हैं तो पंडित नेहरू के माध्यम से 13 दिसंबर 1946 को इसको आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव के रूप में लाया गया। यानी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और वहीं पर 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। तो कभी कभी क्वेश्चंस आते रहते हैं कि प्रस्तावना को लाने का या प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को लाने का प्रयास किसने किया, तो खासकर हमने पंडित नेहरू जी की बात करी और वह कब लाया गया और कब अपनाया गया, इस बात को भी हमने देखा। यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा इसको उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसको अपनाने की बात देखेंगे तो 22 जनवरी 1947 को था। इस दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप याद रखिए क्योंकि ये बारंबार क्वेश्चन रिपीटेड हो जाता है और यह यूपीपीसीएस और आरआरए का डिक्टो पॉइंट्स है, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते रहते हैं। क्योंकि आगे भी इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स बनेंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इस महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अगली बात है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, चूंकि क्वेश्चन आता है कि अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है कि नहीं, यदि हुआ है तो ऐसा क्या जोड़ा गया है, क्या मूल संविधान में हम संशोधन कर सकते कि नहीं, इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर रहे हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द। यानी पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य चूंकि आप जानते हैं कि भारत में किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं, अर्थात सभी धर्मों को हम समान आश्रय देते रहते हैं। उसके साथ साथ समाजवादी, भारत में सभी सामाजिक रूप से आपस में बंधे हैं और समाज के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और अखंडता अर्थात भारत को बांटने नहीं बल्कि एकजुट होकर उसका सहयोग करने तथा भारत के विकास के लिए अपना कार्य पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी 3 बातों को यहाँ पर भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है। और प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन बहुत बार आया है, अर्थात यहाँ पर 5वें पॉइंट्स में कि नेहरू जी द्वारा इसको कब
स्वीकारा गया, इन्हें अपनाया गया या प्रस्तुत किया गया, और दूसरा है कि कौन कौन से शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी अतिरिक्त जो भी बातें यहाँ पर है, कितने प्रकार के न्याय हैं, ठीक है, इसको कैसे किस ट्रिक से याद कर लें, और कौन कौन से शब्द हैं जिनका तात्पर्य हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित है। इस तरह से आज के वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जल्द, और उसके माध्यम से जो इसकी अगली प्रोसीजिंग होगी उसके बारे में उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।